मुझे पता है कि आप लोगों की कुछ तो एप्रीहेंशन होंगी और कुछ अलग परेशानी होती है गोइंग ऑनलाइन। ये भी मुझे अंदाज़ा हो गया है क्योंकि वी नॉट न्यू टू दिस एनीमोर। हम लोगों ने पिछली टर्म भी जब कोविड शुरू हुआ था तब भी हम ऑनलाइन गए थे। और इस टर्म में जब आप लोग नहीं आए थे तो कुछ हफ्ते क्लासेस हमारी ऑनलाइन हुई थी। तो नॉट टू वरी, हम ये काम कर चुके हैं एक दफ़ा पहले, बल्कि दो दफ़ा कहना चाहिए पहले भी। तो आप लोगों के लिए शायद नया है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। आई थिंक यू आर इन सेफ हैंड। होपफुली उससे अगले हफ्ते में आप लोगों के मिड टर्म्स यहाँ होंगे और फिर हम क्लासेस कैंपस पे करेंगे, गिवन कि सिचुएशन बेहतर हो जाए। Anyway, today's lecture will be about performance of classifiers, कि हम क्लासिफायर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्यूएट करते हैं। एंड दिस इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स एज वेल, क्योंकि आप लोग जो भी काम करेंगे अपने रिसर्च के अंदर यू विल बी इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस इन सम वे। तो यहाँ पे तो स्पेसिफिकली क्लासिफायर्स की परफॉर्मेंस की मैं बात करूँगा, लेकिन इन जनरल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट। और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन इसको कहते हैं कि जो भी सिस्टम आपने बनाया है या आप प्रपोज करने जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे ये दिखाएंगे कि ये सिस्टम अच्छा है, हाउ गुड इज इट। तो इसके लिए परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं और हर किस्म की प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट किस्म के परफॉर्मेंस मेजर्स और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन मेट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह कि अगर कंप्यूटर ही को देखें, एक सिस्टम है, तो इसकी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं कि इसकी थ्रूपुट कितनी है और इसकी जो भी एक्टिविटीज़ इस पे परफॉर्म हो सकती हैं उसकी स्पीड कैसी है एंड सो फोर्थ। तो इसी तरह और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। लेट्स से नेटवर्क का सिस्टम है, सेम काइंड ऑफ मेजर्स अप्लाई कि इसकी स्पीड बैंडविड्थ कितनी है नेटवर्क की और इसकी थ्रूपुट कितनी है। तो इसी तरह से जो भी आप सिस्टम बनाएंगे उसके डिफरेंट किस्म के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होंगे। कुछ हमने लास्ट टाइम देखना शुरू किया था और आज उसमें मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, तो आई होप इट्स विजिबल नाउ। So I'll be talking about performance evaluation. And in specific, I'll be talking about how to evaluate classifiers or classifiers की evaluation. तो जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि what's a classifier, or and I drew this diagram which I'll draw again. Let's say you want to build a system or a model, मुझे कहना चाहिए यहाँ पे मशीन लर्निंग के हवाले से, we are into learning, और we want to evaluate कि ये कितना अच्छा है। तो let's say कि हमारे पास कुछ डेटा आता है। Try to fix this. तो लेट्स से कि हमारे पास कुछ डेटा सैंपल्स हैं, D1, D2, D3, D4 ऑल द वे टू Dn, और ये कुछ और डेटा सैंपल हैं। एंड लेट्स कॉल दीज D1, D2 एंड Dn। तो ये डेटा सैंपल्स हैं, इनको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं और इसको हम कहेंगे टेस्ट डेटा। तो इस ट्रेनिंग डेटा का पर्पज़ ये है कि हम इसको यूज़ करते हुए एक मॉडल डेवलप कर लें, लेट्स से M। और इस मॉडल के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं।
जिनको मैं लिख लेता हूँ एज P1, P2 एंड Pk. तो देयर लेट्स से दीज के पैरामीटर्स जो कि मॉडल के अंदर है, और इन पैरामीटर्स की बेसिस पे ये मॉडल डिसाइड करता है कि कोई गिवन डेटा पॉइंट, लेट्स से आपके पास एक और डेटा सैंपल आता है D5, डज इट बिलोंग टू वन क्लास और द अदर. लेट्स से अभी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास में है. तो ये मॉडल आपको ये बताता है कि डेटा पॉइंट इस क्लास को बिलोंग करता है या इस क्लास को बिलोंग करता है. एंड द थिंग इज, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इट्स द जनरल मशीन लर्निंग सिस्टम के जो कुछ डेटा पॉइंट्स लेकर एक मॉडल को ट्रेन कर लेता है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं. एंड देन यू कैन गिव दिस मॉडल सम डेटा पॉइंट्स और फिर वो उसको क्लासिफाई कर सकता है. हाउ वुड बी इवैल्यूएट कि ये मॉडल कितना अच्छा है? So the big question is, how good is M? ठीक है. और आई हाईली इंकरेज कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो ज़रूर अपना माइक ऑन करके आप लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. तो आज थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा इन मैट्रिक्स के, जिसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ है. तो यू टेक M एसेंशियली, और फिर ये जो टेस्ट पॉइंट्स हैं आपके पास, ये वाले, यू टेक दीज dt1, dt2 एंड ऑल द वे टू dtm, और आप एक एक करके इस मॉडल को ये प्रेजेंट करते हैं, ये वाले पॉइंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव इट dt1 और देखते हैं कि इसने इसको सही क्लासिफाई किया या गलत क्लासिफाई किया. तो फॉर एग्जांपल, इसका आपको नोन पता है लेबल कि ये पॉजिटिव था, और अगर मॉडल ने इसको सही क्लासिफाई किया तो देन इट्स राइट, और अगर गलत क्लासिफाई कर दिया तो देन द मॉडल हैज़ मेड अ मिस्टेक. तो मिस्टेक्स को काउंट करने का भी तरीका होगा. सिमिलरली अगर ये डेटा पॉइंट नेगेटिव होता और मॉडल इसको पॉजिटिव क्लासिफाई करता है तो वो भी गलत है. एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ? नहीं? ओके, गुड. तो मैं वो डायग्राम बनाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, और ये डायग्राम काफ़ी अच्छी मुझे इस हिसाब से लगती है. लेट्स से देयर आर दीज पॉजिटिव डेटा सैंपल्स इन योर टेस्ट सेट. ठीक है, आपने टेस्ट सेट जो बनाया हुआ है इसके अंदर कुछ पॉजिटिव सैंपल्स भी हैं, और इसी तरह कुछ नेगेटिव सैंपल्स भी हैं आपके पास. ठीक हो गया. तो आपका जो मॉडल है बेसिकली इट डज समथिंग लाइक दिस. तो वो कुछ इस तरह से कैप्चर कर लेता है कुछ सैंपल्स को, सेइंग कि जो सैंपल्स मेरे इसमें बाउंड्री में आ गए, these are ऑल पॉजिटिव. उसने इन सबको एज पॉजिटिव क्लासिफाई कर लिया. तो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव ही थे, और एक्चुअली उसने आपके मॉडल एम ने, तो दिस इज योर एम, दिस सर्कल जो मैंने बनाया हुआ है, जो पॉजिटिव सैंपल्स थे इनको उसने पॉजिटिव ही क्लासिफाई किया, तो दिस इज टू पॉजिटिव. और जो एक्चुअली नेगेटिव थे, लेकिन आपका आपका मॉडल एम कह रहा है कि दीज आर पॉजिटिव एज वेल, तो ये हो गए फॉल्स पॉजिटिव. अच्छा, जो सैंपल्स एक्चुअली पॉजिटिव थे लेकिन आपके मॉडल ने मिस कर दिया इनको, दीज आर फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि इनको कह रहा है नेगेटिव. और जो आपका मॉडल मिस कर रहा है बिकॉज दे आर एक्चुअली नेगेटिव, तो दे आर ट्रू नेगेटिव. ठीक है. तो these on this side are all the positive samples, and these on this side are all the
नेगेटिव सैंपल्स. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस कि डेटा को इस तरह से प्लॉट किया जा सके. दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन कि ये काम हो रहा है. एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. इसी से मैं एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ. वो इस तरह से कि आई हैव अ 2 by 2 मैट्रिक्स जिसमें दो क्लासेस हैं. तो विच मीन्स के on the row side I have what is अच्छा पहले कॉलम को ले लेते हैं. कॉलम्स में वो लिस्टेड है जो एक्चुअल लेबल्स है. तो एक्चुअल लेबल, तो एक्चुअल लेबल पॉजिटिव है किसी सैंपल का, कितने सैंपल्स का पॉजिटिव है और कितने सैंपल्स का नेगेटिव है. और जो यहाँ रो साइड में दिस इज एम लेबल, यानी आपके क्लासिफायर ने क्या लेबल लगाया. तो आपका क्लासिफायर पॉजिटिव लेबल भी लगा सकता है और आपका क्लासिफायर नेगेटिव लेबल भी लगा सकता है. ठीक है. तो इस मैट्रिक्स में ये जो 2 by 2 मैट्रिक्स है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स. या इसको कंटिजेंसी टेबल भी कहते हैं. कंटिजेंसी टेबल. और जब हम दो क्लासेस की बात कर रहे हैं तो दिस इज जस्ट अ 2 by 2 टेबल. तो जो एक्चुअल लेबल पॉजिटिव था और आपके मॉडल ने भी इसको पॉजिटिव ही करार दिया, दीज आर ऑल ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज. कितने नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो इधर आई. लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थी, तो दीज आर 6, तो इधर 6 लिखा होगा. इसी तरह जो एक्चुअली एक्चुअली नेगेटिव थी जो कि इधर है और आपके क्लासिफायर ने भी उनको नेगेटिव ही लेबल किया, तो दीज आर ट्रू नेगेटिव जो इधर ये वाले सैंपल है. तो वो कितने थे वो ये आ गए. सिमिलरली एक्चुअली कोई सैंपल, जितने नंबर ऑफ सैंपल्स ये ट्रू पॉजिटिव थे, असल में पॉजिटिव थे, लेकिन आपका क्लासिफायर कह रहे हैं नेगेटिव है, तो दीज आर फॉल्स नेगेटिव. वो इधर है 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर वुड बी अ 7 हियर इन दिस केस. ठीक है. और इसी तरह कुछ वो सैंपल्स हैं जो आपका क्लासिफायर कह रहे कि पॉजिटिव है लेकिन असल में वो नेगेटिव थे. दीज आर द सैंपल्स हियर इन दिस सर्कल, इस साइड पे. तो दीज आर ऑल फॉल्स पॉजिटिव. तो ये टेबल इस तरह से बना हुआ है आपके पास. एनी क्वेश्चंस? नहीं. तो the next thing is how do we use this table to measure some of or measure the performance of our classifier. अच्छा, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल. ये शायद मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था. लेट्स से कि यू डेवलप टेस्ट, अ कोविड-19 टेस्ट evaluating a COVID-19. ठीक है. और आप ऐसा करते हैं कि आप ये टेस्ट बनाते हैं और इसको एक्चुअली चला के देखते हैं. और अगेन देर आर सम नोन सैंपल्स कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो दीज आर दी एक्चुअल लेबल्स. यानी आपके पास लेट्स सपोज के 10,000 सैंपल्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और आपका मॉडल जो एम है वो इनको ये लेबल दे रहा है, किनको पॉजिटिव दे रहा है और किनको कुछ को नेगेटिव दे रहा है. तो लेट्स सपोज कि
जो एक्चुअली पॉजिटिव थे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो थे वो आपके पास 10 थे आउट ऑफ 10,000, और आपका मॉडल बता रहा है कि 40 पॉजिटिव केसेस है। तो हुआ ये कि लेट्स से जो 8 पॉजिटिव केसेस थे, आपके मॉडल ने भी उनको पॉजिटिव ही बताया, राइट। और इसका मतलब है कि जो 2 पॉजिटिव केसेस थे वो आपके मॉडल के हिसाब से नेगेटिव हो गए, यानी उनको उसने डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है। और चूंकि उसने 40 बताए थे, विच मीन कि 32 ऐसे केसेस हैं जो एक्चुअली नेगेटिव थे, लेकिन आपका मॉडल उनको पॉजिटिव बता रहा है। और बाकी जो बच गए आउट ऑफ 10,000, these are 9,958, ठीक है ना। तो 48, the sum of all of these four should be 10,000। मेरे साथ है सारे, लुक्स लाइक कि आप जाग रहे हैं। तो उसकी एक्यूरेसी क्या है? अगर एक्यूरेसी का फॉर्मूला आपको याद है, इसकी एक्यूरेसी कैन बी मेजर्ड बाय दिस फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, जिनको सही डिटेक्ट किया उसने, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, डिवाइडेड बाय द टोटल। तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। एंड इन दिस केस, हमारे इस केस के अंदर एक्यूरेसी बन जाएगी टू पॉजिटिव प्लस टू नेगेटिव, विच वुड बी 9966 डिवाइडेड बाय 10,000, जो कि 99.6% बनेगी। तो ये हमारी एक्यूरेसी। फिर हमने लास्ट टाइम देखे देयर आर 2 अदर मेट्रिक्स, एक है प्रिसिशन, which actually measures what percentage of the selected things are actually correct. So what percentage of positive samples, यानी पॉजिटिव क्या कहना चाहिए, predictions of M are actually positive. तो ये प्रिसिशन है, और ये बनेगा, इसका फॉर्मूला होगा ट्रू पॉजिटिव, बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग एट प्रिसिशन we are looking in this direction. So two positives over two positives plus false positive, जो कि ये आप सॉरी, हम फिर इस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि आपका मॉडल किसको प्रिडिक्ट कर रहा है। आपका मॉडल ये 40 सैंपल्स को प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये पॉजिटिव है, जिसमें से 32 एक्चुअली पॉजिटिव नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रिसिशन बनेगी आपकी 8 ओवर 8 प्लस 32। तो आपके मॉडल ने जितनों को पॉजिटिव कहा है उसमें से एक्चुअली कितने पॉजिटिव हैं, दीज आर 8 ओवर 40 एंड दैट वुड बी 20%। तो इस केस में आपकी प्रिसिशन इस टेस्ट की 20% है। जो एक और मेजर है, दिस इज रिकॉल। रिकॉल क्या मेजर करता है? रिकॉल ट्राइज टू, रिकॉल का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ कि रिकॉल इज एक्चुअली द ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यानी कि रिकॉल में हम इस कॉलम को देख रहे हैं,
which is capturing the percentage of correct items that are selected. The percentage of positive cases actually predicted correctly. यानी कि आपके पास टोटल 10 केसेस थे जो पॉजिटिव थे, उसमें से कितने कैप्चर हो गए, दैट्स प्रिसिशन, दैट्स रिकॉल। तो आपकी रिकॉल इस केस में बनेगी 8/8 प्लस 2। टोटल 10 थे, उसमें से 8 तो आपने पकड़ लिए, तो दिस वुड बी 8/10। तो आपकी रिकॉल है 80% इन दिस केस। तो अब हमने ये 3 मैट्रिक्स देख लिए हैं। तो दे आर दीज मैट्रिक्स, एक मैट्रिक एक्यूरेसी है, एक प्रिसिशन है और एक रिकॉल है। अब एक्यूरेसी हम देख रहे हैं कि ये जो टेस्ट हमने बनाया है, या जो हमें नज़र आ रहा है जिसके रिजल्ट, उसकी एक्यूरेसी तो 99.66% मिल रही है, लेकिन प्रिसिशन 20% है विच इज़ प्रीटी बैड, और रिकॉल 80% है, जो कि अगर एक्यूरेसी से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी नहीं है। तो जिस हिसाब से एक्यूरेसी हमें अच्छी बता रहे हैं, इवन देन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर रिकॉल बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन प्रिसिशन बहुत अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इसी टेस्ट में हम लोग 10 के 10 पेशेंट्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बरक 50 को हम जो नेगेटिव थे एक्चुअली उनको भी पॉजिटिव करके क्वारंटीन कर देते, तो उसकी रिकॉल तो 100% हो जाती है, लेकिन प्रिसिशन बहुत ख़राब होती है, मज़ीद ख़राब हो जाती है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रिसिशन अच्छी हो जाए, जिसका जिसका मतलब ये होगा कि जितनों को आप क्या मतलब होगा वैसे, आप बताएं। प्रिसिशन के 100% होने का क्या मतलब होगा? प्रिसिशन के 100% होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर है, वॉट एवर द नंबर है, यहाँ पे 0 है। आपने किसी नेगेटिव सैंपल को पॉजिटिव नहीं बना के दिखाया, ठीक है? तो लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन। जिसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सैंपल्स बनाए थे। और मैं कुछ आपसे सवाल कर लेता हूँ। जी, अब बताएं। अब ये बताएं, ऊपर आपको फॉर्मूले तो नज़र आ ही रहे, और ये डायग्राम नज़र आ रहा है ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव सैंपल्स एंड नेगेटिव सैंपल्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते ये हैं कि हमारे पास एक ऐसा मॉडल हो जो कि कुछ इस तरह से कैप्चर कर ले। ये दिस इज द आइडियल सिचुएशन कि हमारा मॉडल सिर्फ पॉजिटिव सैंपल्स को कैप्चर कर ले, ठीक है? तो इस केस में एक्यूरेसी क्या होगी? हेलो? 100%। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी हमारी। तो एक्यूरेसी इज 100%। और प्रिसिशन क्या होगी? 100%. 100 कैन बी 100%। और रिकॉल? वो भी 100%। 100% है। चाहते तो कुछ ऐसा है, लेकिन अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि वो कैसा मॉडल होगा, आई एम ड्राइंग दिस ऑफ, वो कैसा मॉडल होगा जिसके अंदर चले रिकॉल 100% है, लेकिन प्रिसिशन 100% नहीं।
रिकॉल हमारी 100% है। तो बताओ सर सवाल की समझ नहीं आई। सवाल ये है कि हमारा मॉडल, वो मॉडल कैसे बनेगा कि जिसके अंदर रिकॉल 100% है और प्रिसिशन लेकिन 100% नहीं है। अभी मैंने आपको एक मॉडल दिखाया ना जिसमें रिकॉल भी 100% है और प्रिसिशन भी 100%। सर इस मॉडल के अंदर कुछ कुछ फॉल्स पॉजिटिव्स होंगे। हाँ उसने उसने पूरे पॉजिटिव को भी किया, मैं थोड़े से जाके फॉल्स पॉजिटिव को भी लिया है। हाँ। तो अगर मैं ऐसा मॉडल बनाता हूँ जो ये सब कोई कैप्चर करे, इसकी रिकॉल क्या होगी? तो रिकॉल 100 होगा। और प्रिसिशन? वो फॉल्स पॉजिटिव की वजह से 50%। 50% होगा। क्योंकि सर पूरा मॉडल मैं अज्यूम कर रहा हूँ दोनों साइड्स इक्वल होंगे। तो साइड तो इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉल्स पॉजिटिव भी है और अगर दोनों साइड्स इक्वल है इक्वल तो हुआ है। हमारी 50% है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारी प्रिसिशन 100% हो और रिकॉल जो है वो 100% नहीं है। तो वो कैसे बनेगा? प्रिसिशन 100% हो जाएगा। सर उसने कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं किया हो मगर उसने जाके फॉल्स नेगेटिव्स किया हो। तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव साइड पे कुछ वो मॉडल पे नहीं आएगा, बाकी सारा को किया होगा। हाँ, तो अगर इस तरह का हो, इज दिस अबाउट राइट? कि इसकी प्रिसिशन क्या यस। है? कि जितने ट्रू पॉजिटिव्स हैं वो ट्रू पॉजिटिव्स हैं लेकिन फॉल्स पॉजिटिव कोई नहीं है। अच्छा, तो इन सम केसेस डिपेंडिंग के किस तरह का हम सिस्टम बना रहे हैं या किस डोमेन में हम सिस्टम बना रहे हैं, समटाइम्स वी वांट हाई प्रिसिशन एंड समटाइम्स वी वांट हाई रिकॉल। तो हर जगह की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो दिस वुड बी अ क्लासिफायर जिसकी प्रिसिशन 100% है लेकिन रिकॉल 100% नहीं है। अच्छा, तो दीज आर गुड मेट्रिक्स, गुड इनफ, लेकिन वी वांट टू कैप्चर इन मोस्ट केसेस बोथ प्रिसिशन एंड रिकॉल, यानी इन दोनों के लिए एक ही मेट्रिक बनाना चाहते हैं। तो उसको हम कहते हैं एफ मेजर। एंड बिफोर आई गो ऑन टू एफ मेजर, प्रिसिशन और रिकॉल को कंबाइन करने के और भी तरीके हैं कि वी हैव सम ऑपरेशन जिससे प्रिसिशन और रिकॉल को कंबाइन कर लिया जाए। उसमें एक आसान तरीका ये है कि यू टेक द मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल which would be precision plus recall divided by 2। इनका मीन होगा। इन विच केस जो ऊपर हमने यहाँ पे निकाली थी वैल्यू, तो यहाँ चूंकि प्रिसिशन 20% और रिकॉल 80%, तो यहाँ हमारे पास मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल आ जाएगा 20 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, दैट वुड बी 50%। कि भाई इसका इन दोनों का मीन निकाल लिया कि प्रिसिशन और रिकॉल दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं किसी तरह। तो ऊपर के केस में 50% होगा, विच इज प्रीटी बैड लुकिंग एट के एक्यूरेसी 99.6 बता रहा है। तो दिस इज अ गुड मेजर, लेकिन जनरली ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। हम दोनों को ही ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रिसिशन भी अच्छी हो और रिकॉल भी अच्छी हो जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर, इसलिए हम एफ मेजर पे आते हैं। तो एफ मेजर इज अ मीन बट अ स्पेशल काइंड ऑफ मीन known as the harmonic mean। ठीक, तो एफ मेजर इज बेसिकली द हार्मोनिक मीन ऑफ वैल्यूज। जिस तरह से हम मीन निकालते हैं दो वैल्यूज का, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, हार्मोनिक मीन क्या करता है कि थोड़ा सा लोअर बाउंड की तरफ जाता है। अगर दो वैल्यूज हैं उनमें जो लोअर वैल्यू होगी उसकी तरफ इंक्लाइन करेगा, बिल्कुल वही नहीं होगा क्योंकि दैट वुड बी द मिनिमम,
लेकिन उसकी तरफ इंक्लाइन करेगा ताकि जब प्रिसिशन और रिकॉल दोनों अच्छी हो जाए तो हमें वैल्यू अच्छी मिले. So this is how the harmonic mean is computed. So the F measure is basically equal to 1 over uh, alpha, which is some parameter, जिसको मैं अभी define करता हूँ, multiplied by 1 over p plus 1 minus alpha, 1 over recall. ठीक है. और जब इसको थोड़ा सा equate करें तो we come up with this formula. अल्फा को बीटा में कन्वर्ट कर लिया तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 multiplied by the precision and recall and divided by beta square precision plus recall. तो ये F measure बन जाता है. और इसको जब हम इसको जो जनरली यूज होता है इट्स कॉल्ड द F1 measure. तो अगर हम F1 को मैं लिखूं इधर, F1 is basically called F1 just because के बेटा की वैल्यू 1 ले लेते हैं. तो इसके अंदर अगर बेटा 1 डालें तो that would be 1 plus 1 2 precision and recall divided by और 1 square 1 ही होता है divided by precision plus recall. So this is the F1 score जो कि हम निकाल सकते हैं using this confusion matrix या contingency matrix जो हमने बनाया है, क्योंकि हम इसमें से precision और recall निकाल सकते हैं, फिर उससे F1 कैलकुलेट कर लेते हैं. तो if I were to calculate F1 for this example above, तो क्या बनेगा? तो F1 इसका बनेगा 2 times precision and recall, so that would be 20% and 80% divided by precision plus recall, that was 20 plus 80. तो ये बन जाएगा 132%. ठीक है, राइट. तो आपने देखा कि हमारे पास मीन जो आया था ऑफ 20 and 80 was 50, लेकिन this F1 measure is giving you a 32% value of this test जो हमने यहाँ पे डिवाइस किया था. ठीक, कोई क्वेश्चन? सर ये बीटा क्या है? बेटा ये वाला देखें, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो अल्फा की ज़रा कंफ्यूजिंग वैल्यूज आएंगी. तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया दिस अल्फा इनटू अनदर पैरामीटर और इसको सिंप्लीफाई किया सिर्फ इक्वेशन को. तो आप करके देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में इसकी एक इक्वेशन है कि व्हाट इज जनरली ये होगा कि व्हेन यू हैव बेटा 1 तो अल्फा वुड बी 1 over 2. कुछ ऐसी रिलेशनशिप है इनमें आपस में. नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि लाइक व्हाट इज इट, लाइक कोई कांस्टेंट है या ये कोई हमें कोई गिवन वैल्यू होगा? ये हार्मोनिक कांस्टेंट है जो इसके अंदर लिखा हुआ है. और जनरली हम F1 ही इस्तेमाल करते हैं. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि F2 स्कोर भी यूज होता है, लेकिन जनरली क्लासिफायर्स के लिए या उनको इवैल्यूएट करने के लिए F1 स्कोर इस्तेमाल होता है, यानी बेटा की वैल्यू 1 होगी इस फॉर्मूले के अंदर. तो which turns out to be that, right? F1 is 2PR divided by P plus R. जी सर. ठीक है. Any other questions? अच्छा, तो it's not always the case. Only 2 classes. जी. सर ये z की वैल्यू आपने 2 कैसे लिए? किसकी वैल्यू? सर z की वैल्यू, ये जो F1 equals to z PR है, तो z2 कैसे लिया है? सॉरी 2 ही है. यहाँ पे ये G नहीं लिखा हुआ मैंने.
बल्कि 2 लिखा हुआ है, इज इट 2? अच्छा 2 है, ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये बेटा की वैल्यू एक्चुअली जब 1 डाली तो ये 2 आ गया, तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज बेसिकली 2, और यहाँ बीटा स्क्वायर इज, तो what if there are more than 2 classes? So the question is, what happens? mm, हर चीज में आपके पास, हर चीज में आप चीजों को 2 में क्लासिफाई नहीं कर सकते। देयर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर देयर आर मोर देन 2 क्लासेस। आप सब सिर्फ गुड एंड बैड नहीं करते। हाउ अबाउट न्यूट्रल? सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, देयर ग्रे एरियाज। ठीक है, तो व्हाट इफ देयर आर इवन 3 क्लासेस? तो फिर आपका ये सिस्टम उस तरह से नहीं चलेगा। तो वी कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म आवर बाइनरी क्लासिफायर इनटू अ मल्टी क्लास क्लासिफायर। तो इसको कहेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपके पास यू आर क्लासिफाइंग थिंग्स इनटू मल्टीपल क्लासेस। सो यू आर ट्राइंग टू बेसिकली बिल्ड अ मॉडल जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही क्लास नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लास नहीं है, बल्कि हो सकता है कि कोई न्यूट्रल क्लास हो, या इस तरह का भी हो कि यू हैव गुड पॉजिटिव और बैड नेगेटिव। तो मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और डेटा पॉइंट कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ दीज 5 क्लासेस। और मैं यहाँ पे यही रख रहा हूँ कि दे कैन, द डेटा पॉइंट कैन लाई इन वन ऑफ दीज क्लास, किसी न किसी एक क्लास को बिलोंग जरूर करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को जो मैंने पहले डिफाइन किया, विच वाज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो ऊपर हमारे पास 2 क्लास में कंफ्यूजन मैट्रिक्स था वो 2 by 2 था। इसका मतलब है इफ वी हैव m क्लासेस वी कैन हैव अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ m by m। So let's say a true class label is C1, C2, all the way to Cm. Okay? So this is the true label। और आपका क्लासिफायर इसको जिस तरह से लेबल करता है, लेट्स से वो मैं इधर लिख देता हूँ, तो m लेबल लिख लेता हूँ, और फिर हम ये क्लासेस इधर भी लिख लेते हैं। So let's say C1, C2 all the way to C। और हम इसका एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल वैल्यूज ऐसी होंगी कि लेट्स सपोज 137 ये वो पॉइंट्स हैं जिनका एक्चुअल लेबल भी क्लास 1 में था और आपका क्लासिफायर भी इनको क्लास 1 में डाल रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे जो क्लास 1 को बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका क्लासिफायर उनको क्लास 2 में डाल देता है। लेट्स से कि वो एक डेटा पॉइंट ऐसा है कि वो क्लास 1 को बिलोंग करता था, लेकिन आप क्लासिफायर ने उसको क्लास 2 में डाल दिया। और इसी तरह बाकी भी जो क्लास 1 के बिलोंग करते थे उनको दूसरी क्लासेस में डाल सकता है। फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स और क्लास 1 के थे जो क्लास m में चले गए आपके क्लासिफायर के बकौल। ठीक है, सिमिलरली दूसरी तरफ भी हो सकता है कि ट्रू लेबल क्लास 2 था और आपके क्लासिफायर ने जिनको सही लेबल किया वो तो लेट्स सपोज 55 है, और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो जिनका ट्रू लेबल क्लास 2 था, लेकिन आपके क्लासिफायर ने उनको क्लास 1 में डाल दिया। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स डेवलप हो जाएगा। इसमें हो सकता है कि बहुत अच्छा हो तो बहुत सारे जीरोस भी होंगे, और कुछ इस तरह बना लेते हैं, सपोज 0 1। तो आपने ये जनरल ट्रेंड तो नोट कर ही लिया है ऊपर
कि जो करेक्ट लेबल्स हैं, ये जो डायगोनल है, दिस इज गिविंग अस द करेक्ट लेबल्स. करेक्ट लेबल का मतलब ये कि योर क्लासिफायर इज क्लासिफाइंग दीज करेक्टली. तो मैं लिख देता हूँ डायगोनल gives us the correct classification. ठीक है. And what about any of these points? इसको भी मैं लिख देता हूँ कि the actual label was C1 और M assigned it CN. ठीक है. तो हर पॉइंट के साथ यही कुछ हो सकता है. सिमिलरली इस केस में the actual label was CN and M assigned would be C2. ठीक है. तो अब किस तरह से करेंगे हम? Now we still want some means to figure out के ये क्लासिफायर जो हमने M बनाया है तो बहुत सारी क्लासेस में क्लासिफाई कर रहा है और उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने निकाल लिया. हाउ डू वी इवैल्यूएट दिस? इसके लिए भी उसी तरह से हम फिर प्रिसिशन और रिकॉल डिफाइन कर लेते हैं. तो प्रिसिशन, इफ यू think about it, so it's the number of selected things that was correct. Yes, percentage of correct things. तो वो इस केस में क्या बनेगा हमारे पास? और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको. Going back, let's look at our previous table. So precision was this row. रो से हमने मेजर किया था. जो करेक्ट है रो में वो ये वाले पीस और फिर इन सारों को सम किया और नीचे लिख दिया. तो गोइंग बैक टू आवर बिगर टेबल, इफ आई वर टू से कि क्लास 1 की प्रिसिशन क्या है, तो दैट वुड बी डिफाइंड सेपरेटली. तो प्रिसिशन ऑफ सम क्लास आई, फर्स्ट क्लास, दैट वुड बी CII, यानी कि जो डायगोनल एंट्री है, और 1 के केस में C11 होगी. एंड देन ओवर दिस आई वुड लाइक टू सम ऑल ऑफ दीज values in this row. So that would be the sum over the row. That would be, so if I sum it over J, so that would be C of I. उस रो को ले लिया और फिर J के ऊपर ट्रिवर्स किया over the column. तो सारों का सम ले लिया. So that would be the precision of this class I. ठीक है. Similarly, recall was calculated from the column. तो जब precision calculate कर दी तो recall for class I would be again the true positives. अगर मैं इसी को ले लूँ कि क्लास 2, तो इसकी रिकॉल दैट वुड बी 55 ओवर ऑल द वैल्यूज जो इस कॉलम को सम करके मिलेगी. तो मैं कर लेता हूँ, आई को मैं ओवरलोड नहीं करता. लेट्स कीप इट J, बट दैट वुड बी CJI. तो सारे कॉलम की वैल्यूज को सम करके मैंने नीचे लिख दिया. दैट वुड बी द रिकॉल. उस हिसाब से वैसे एक्यूरेसी क्या बनेगी एज अ जनरल क्वेश्चन? इस सारे एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल N कोई बताएगा? एक्यूरेसी जी. सर ये डायगोनल वाले आएगी ना एक्यूरेसी में? बिल्कुल. डायगोनल वाले जो है ये सारे करेक्ट हैं हमारे. तो उन सबको सम कर लिया, सम ऑफ CII, उनको सम कर लिया और डिवाइड किया
किससे? सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं, टोटल जितने भी वो हमारे पास लेबल्स हैं। जितने भी नंबर्स हैं उनको कॉलम और रोज सबको सम कर लिया। दिस इज अ डबल सम, तो गोइंग ओवर I and J सबको सम कर लिया। दैट वुड बी द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल। तो यहाँ पे प्रिसिशन हमारे पास हर क्लास की अलग अलग आ रही है और रिकॉल भी हर क्लास की अलग अलग आ रही है। तो हाउ विल वी कंप्यूट द एफ मेजर? यहाँ पर प्रिसिशन भी अलग अलग है और रिकॉल भी अलग अलग है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम, अच्छा एक ही तरीका रखते हैं इस कोर्स में। एक तो ये कि वी कंप्यूट, मैं लिख लेता हूँ। तो हाउ डू वी calculate the F1 score in this case? So one way of doing this is called macro averaging. जिसको अगर आप लोग अभी की कोई इस तरह की प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं कि जिसके अंदर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो आप मैक्रो एवरेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। So macro averaging says compute measures for each class and then average them. Compute measures for each class and then average. अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो है कि आपने सारों की सारी क्लासेस की प्रिसिशन को ले लिया, उसकी एवरेज बना ली, और सारी क्लासेस की रिकॉल को ले लिया, उसकी एवरेज बना ली। या ये भी हो सकता है कि यू कंप्यूट द F1 score for class I and by this, so you take precision of class I, recall of class I multiplied by 2, so ये 2 है, and then you divide it by precision of class I plus recall of class I. तो आपके पास F1 आ गया for class I, and then you take all these F1 and you average them over M. So you take F1 of I. So total F1 for this model would be the summation of all these F1 scores and divided by M. एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सबकी आप प्रिसिशंस लेके एवरेज कर लें और फिर रिकॉल्स लेके एवरेज कर लें और फिर उनका F1 कैलकुलेट कर लें। थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों में, एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ मैक्रो एवरेजिंग यू यूजिंग। खैर इसके अलावा माइक्रो एवरेजिंग भी है, विच आई विल नॉट कवर इन दिस कोर्स, किसी और कोर्स के लिए छोड़ देते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कंबाइनिंग दीज प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हिंट ज़रूर करूँगा, क्योंकि इन अ लॉट ऑफ केसेस आप इस किस्म की प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, which is called multi-label classification, जहाँ पे मॉडल ऐसा होता है कि वो सिर्फ हर डेटा पॉइंट को एक ही क्लास में नहीं क्लासिफाई करता, बल्कि मल्टीपल लेबल्स भी लगा देता है। कभी कहता है कि पॉजिटिव भी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, दो लेबल्स भी होते हैं। तो दैट्स मल्टी लेबल, और उसके लिए थोड़ा सा चेंज आता है इस सारे सिस्टम में, क्योंकि देयर आर मल्टीपल लेबल्स विच कैन बी असाइंड टू अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। खैर इसको इधर ही रखते हैं अभी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को, एंड आई विल स्टॉप हियर। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें इसके बारे में। सर कोई वजह है जिसकी वजह से हम f इज इक्वल ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं? किसको मान लिया? जो ये कांस्टेंट वो बीटा को, जो बेटा को मान लिया हुआ है, उसकी खास वजह तो नहीं, लेकिन जितना आप उस कांस्टेंट को बड़ा करते हैं उतना वो लोअर बाउंड की तरफ इंक्लाइन करेगा।
तरह ये हार्मोनिक कांस्टेंट है। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आई गेस कि ज़्यादा हो रहा था हमारे कंप्यूटिंग में क्लासिफायर्स को इवैल्यूएट करने के लिए व्हेन दे फिगर्ड कि कौन सा मेजर अच्छा होना चाहिए, तो दे केम टू रियलाइज कि ये हमें फिट बैठ रहा है। तो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, जिस तरह डेटा साइंस सारी साइंस नहीं है। इट्स जस्ट कि ये इस हमें अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि उसके अंदर वो डेटा नहीं इस्तेमाल होगा। बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे इन डेटा साइंस और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बहुत डिफरेंट किस्म के फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। एंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि प्रॉब्लम किस टाइप की और आप उसके अंदर क्या चीज़ इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? That answers your question. I will conclude by saying कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आप टैकल कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसको आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। व्हाट परफॉर्मेंस मेजर्स विल यू बी लुकिंग एट व्हेन यू आर सेइंग कि जो मॉडल हमने बनाया है या जो टेक्निक प्रपोज की है या ये प्रोटोटाइप इस्तेमाल की है, हाउ गुड इज इट। तो आपने एक्चुअली उसको इवैल्यूएट करना है किसी तरह से। और आगे जाके थीसिस में भी कुछ इस तरह का काम करना होगा आपने कि यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ योर सेल्फ डिजाइन टेक्निक्स एंड यू विल बी सेइंग कि हाँ ये ये जो टेक्निक मैंने डेवलप किया है, जो मॉडल बनाया है, ये इतना अच्छा है। और उसके कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स देने होंगे। होता है कि आप ये भी देखें कि पहले जो जिन लोगों ने आपकी जैसी प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश की है, यानी लुकिंग एट द लिटरेचर रिव्यू, उन्होंने कौन से मैट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं दिखाने के लिए कि वो अच्छी टेक्निक है। यूजिंग सिमिलर मेजर्स, उन मेजर्स को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी प्रॉब्लम के लिए कौन से परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अच्छे हैं। Thank you very much for today.